जय हिंद बच्चों, मैं अंकित पांडे शारदा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बेटा हम लोग फिज़िक्स का सॉल्यूशन करेंगे जो अभी रिसेंटली में नीट का एग्ज़ाम हुआ है आपका। ठीक है, सुनने में ये आ रहा है कि फ़िज़िक्स का पेपर कई जगह लोग बता रहे इजी है, कई जगह लोग बता रहे मॉडरेट है और कई जगह लोग बता रहे हैं टफ़ है। बट हमारे हिसाब से पेपर मॉडरेट था, लेंदी था, न्यूमेरिकल्स उसमें ज़्यादा थे और न्यूमेरिकल्स लेंदी थे अगर एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है बेटा, बट ऐसा नहीं था कि पेपर ना किया जा सके। पेपर मज़ेदार आया था, इस पेपर को किया जा सकता था, स्कोरिंग पेपर था। ठीक, तो बिना किसी फालतू बात के हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो मैं बता दूं जिस कोड को मैं सॉल्व कर रहा हूं वो कोड है O3। ठीक है, और इसका पहला सवाल है आपके बोर्ड पर, पोलर मॉलिक्यूल्स आर, पहला ऑप्शन है एक्वायर अ डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, एक्वायर अ डायपोल मोमेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। तो बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव पार्शियल और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम में मौजूद हो या चाहे ना हो, इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल मोमेंट निकालने अगर तुम जाओगे तो चार्ज आप वहां पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ जाता है। क्लियर है बात, और ये मैग्नेट से संबंधित होता है। समझ में आई बात? तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा बेटा आपका वो ये होगा, क्योंकि यहां पर परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा इनका, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो या ना हो, ये तो डेवलप होगा ही होगा। क्लियर है बात? इसके बाद नंबर 2 देखते हैं बेटा। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant respectively. तो बेसिकली ये जो सवाल है ये वर्क पावर एनर्जी का सवाल है। ठीक है, और जो कह रहा है वो कुछ ऐसा कह रहा है कि मान लो अर्थ का सरफेस यानी ग्राउंड यहाँ पर है बेटा और पार्टिकल यहाँ से s हाइट पर है। ठीक है, और पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया गया। तो चूंकि ड्रॉप किया गया इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0 होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी की बात करूं तो वो बराबर होगा mgs के। क्लियर है? फिर उसके बाद पार्टिकल ड्रॉप हुआ है तो किसी पॉइंट पर आकर कह रहे हैं कि जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो 3 times हो गई है इसकी पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो मान लेते हैं ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है बेटा? h। और चूंकि किसी भी प्रकार के रेजिस्टिव फोर्स की बात नहीं की जा रही है इसलिए एनर्जी हर पॉइंट पर क्या है? कंजर्व है। तो अगर एनर्जी हर पॉइंट पे कंजर्व है तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट क्या है? P। तो एट P मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। डाटा के अनुसार टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कंजर्व है तो वो क्या होगी बेटा? mgs बराबर काइनेटिक एनर्जी 3 times पोटेंशियल एनर्जी के है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 times पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? यहाँ पर 4 into mgh लिखेंगे और ये हो गया mgs। mg से mg कैंसिल हो गया, h बराबर कितना आ गया बेटा? s/4। s/4 हमारे 3 ऑप्शन है बेटा, B, C और D। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग उससे स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 3 times पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ mv² बराबर 3 times mg इंटू h की जगह s/4। m से m कट गया बेटा, 2 से 4 चला जाएगा, v² बराबर आ गया 3gs/2। तो v बराबर कितना आ गया? √3gs/2। तो सही कौन सा होगा? सेकंड आंसर होगा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो आप बेटा कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, बाकी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं बेटा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 कॉलम है। कॉलम 1 में हमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, कॉलम 2 में उनके रिलेशंस के साथ हमें मैच करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और बेसिकली बेटा ये फॉर्मूला है, जिसने मैकेनिज़्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्लास 12th में एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है मैकेनिज़्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो अगर आपने मैकेनिज़्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट पढ़ा होगा तो आपको ये सारे रिलेशन जोड़ने में मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लगेगा। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मैच कर रहा है बेटा वो इससे करता है, ई अपॉन एम इंटू टाउ, जहाँ कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास है, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टाउ क्या है बेटा आपका रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, रिलैक्सेशन पीरियड और करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी देखो सिंपली यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपका होता है E/J। एंड लास्ट रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड आपको यहाँ से मिलेगा बेटा इसके साथ। यानी आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर A मैच करेगा R के साथ, B मैच करेगा S के साथ, C मैच करेगा P के साथ, और D मैच करेगा Q के साथ। क्लियर है बात? ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड है, और जो सेकंड एप्लीकेशन होती है उस पर सेकंड नहीं थर्ड एप्लीकेशन पर बेस्ड है। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ये कहता है कि भाई आप जो डायमेंशनल रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज कर लें तो एनर्जी का डायमेंशन बताओ। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है, जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू दिस सवाल ये F की पावर A की पावर B और T की पावर C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे और डायमेंशन रखेंगे, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T⁻⁻² बराबर K। फोर्स का डायमेंशन होता है ml⁻⁻² की पावर A। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है बेटा LT की पावर -2 B, और टाइम तो टाइम है C। इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा m की पावर A, L की पावर A प्लस B और T की पावर -2A -2B प्लस C। इसके बाद अगला स्टेप होता है सभी डायमेंशंस की जो पावर है उनको कंपेयर कराओ। तो m वाले को m के साथ कंपेयर कराओगे तो तुम्हें मिल जाएगा A का वैल्यू कितना बेटा 1, और अगर A का वैल्यू 1 मिल गया तो L की पावर को कंपेयर कराओगे तो A प्लस B बराबर कितना 2, और अगर A प्लस B बराबर 2 तो B बराबर कितना आ गया 1। अपने पास में A और B मिल गया। इसके बाद बात करते हैं टाइम वाले के साथ में, तो टाइम वाले को लिखेंगे -2A -2B प्लस C बराबर -2। A और B की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू पुट करोगे तो -2, B की वैल्यू पुट करोगे -2 प्लस C बराबर -2। -2 से एक -2 कैंसिल हो गया, C बराबर आ गया कितना बेटा +2। ठीक, तो अब चेक कर लो F की पावर A यानी F की पावर 1, A की पावर 2 नहीं, A की पावर B 1, B की वैल्यू कितनी है 1, और C की पावर 2, तो T² कहाँ पर है चौथे में है, चौथा सही है आपका। क्लियर है बात? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 times दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी इज। यानी हमें किसी प्लैनेट पर यह बताना है कि वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी।
तो किसी प्लैनेट पर बताने के लिए एस्केप वेलोसिटी, आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। वी एस्केप बराबर √2GRE होता है, जहां RE रेडियस ऑफ अर्थ है और स्मॉल g क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या फिर अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं GME/RE² इंटू RE। ठीक है, एक RE से RE कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया √2GME/RE। ठीक, और अगर किसी प्लैनेट की बात करेंगे तो आप यहाँ पर E को हटा देंगे। ये मेरा एस्केप वेलोसिटी का जनरल रिजल्ट आता है किसी भी प्लैनेट के लिए बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि जिस प्लैनेट पर आपको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है उसकी रेडियस जो है वो 4 टाइम्स है अर्थ की। तो अर्थ पे मान लो ये रहा। ठीक है, मास डेंसिटी सेम ली जा रही है और मास बराबर होता क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अर्थ को गोल माना जाता है इसलिए 4/3 πr³ इंटू रो, ये तो अर्थ का हो गया बेटा। और जिस प्लैनेट पे निकालना है उसके लिए m डैश बराबर क्या ले लेंगे, 4/3 पाई, r की जगह 4 टाइम्स r लोगे तो बेटा r का 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 r³ और डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब ये। ठीक है, तो अगर मैं प्लैनेट पर निकालने जाऊं वी एस्केप, तो वी एस्केप डैश प्लैनेट के लिए मान ले रहे हैं बेटा 2g में तो कोई चेंज नहीं आएगा। m जो बदला है वो कितना आ गया बेटा, 4/3 पाई इंटू 64 r³ इंटू रो डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स r, रेडियस 4 टाइम्स r बोली गई है। तो बेटा यहाँ 4 से 64 कटेगा, आएगा 16। समझ में आया? तो v एस्केप डैश बराबर आ गया √4/3 या 16 को बाहर ले लो बेटा, बचेगा 2g इंटू 4/3 पाई r³ इंटू रो। अब ध्यान से देखो, 4/3 पाई r³ इंटू रो की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, m लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और नीचे r रह गया था। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2gm/r, और 2gm/r किसके बराबर है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के बराबर है कि नहीं है। तो यहां पर, और ये आपको दी गई है v अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू हो गई v और √16, तो ve डैश किसके बराबर आ गया बेटा, 16 का स्क्वायर रूट 4 टाइम्स v। ये मेरा आंसर। समझ में आया? तो आंसर आपका बी होगा। कोई डाउट हो तो बताएं इसमें बेटा, अगर होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t = 0। लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन टाइम इंटरवल t बराबर n-1 टू t बराबर n, द रेशियो Sn/Sn+1। इसका मतलब है कि आपसे कहा गया है भैया तुम्हें रेशियो बताना है Snth का Sn+1th टाइम में चली गई दूरी के लिए। ठीक, जिन लोगों को डाउट है वो ये समझ लें बेटा। मान लो टाइम 0 से शुरू हुआ, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड। तो 2 से 3 के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको बोला जाता है थर्ड सेकेंड में चली गई दूरी। ये कहलाता है फर्स्ट सेकेंड में चली गई दूरी। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ n-1 रख दूँ और यहाँ n रख दूँ तो क्या मैं इसको बोलूँगा नहीं nth सेकेंड में चली गई दूरी? और अगर मैं यहाँ n+1 रख दूँ तो क्या मैं इसको नहीं बोलूँगा कि n+1th सेकेंड में चली गई दूरी निकालो? बोलो भाई। तो इन्हीं दोनों का तो रेशियो मांग रहा है आपसे, और इसका फॉर्मूला आपको पता है भाई, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से। क्लियर है? तो बस सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और खेल खत्म। ध्यान रहे, यहाँ पर कुछ बच्चे एक्सेलरेशन की वैल्यू g रखेंगे, लेकिन g नहीं रखना है क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पर मोशन हो रहा है, g के 2 कंपोनेंट होंगे वहाँ पर। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिखेंगे u+12a ब्रैकेट में 2n-1, ये nth सेकेंड के लिए आ गया बेटा, और u+12a ब्रैकेट में 2 टाइम्स
n+1 -1, ये हमारा n+1th के लिए आ गया। u 0 है एज पर द क्वेश्चन, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास में, SNth अपॉन SN+1th के लिए 1/2a ब्रैकेट में 2n-1 डिवाइडेड बाई 1/2a ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2n+2 -1, हाफ a से हाफ a कैंसिल आउट, 2 में से 1 गया 1, बचा तुम्हारा, ये मेरा आंसर है। तो पहला उल्टा है, दूसरा तीसरा चौथा सही होगा बेटा, ठीक है। इसमें अगर कोई समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास कैपिटल M एंड डेंसिटी D when dropped in a container filled with glycerine become constant after some time. If the density of glycerine is d/2 then viscous force acting on the ball will be। तो भाई देखो ऐसा है, जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में फ्लो कराओगे, लिक्विड में ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि बेसिकली उस पर उसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा और जो बायोंसी फोर्स है वो ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो विस्कस फोर्स है उसकी वजह से इनका रफ्तार कांस्टेंट हो गया है। रफ्तार कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया है, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया है तो इसका मतलब है विस्कस फोर्स आपका ऊपर लग रहा होगा, यानी ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे होंगे, mg को, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन बनेगी FB + FV बराबर mg, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ फोर्स की, बायोंसी वाले की, तो ये होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेंगे हम, तो मास बराबर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बोलो भाई। तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, m/d। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बेसिकली वॉल्यूम तो इन दोनों का ही सेम रहेगा क्योंकि एक ही बॉल पर लग रहा है, डेंसिटी ही तो बदल रही है। यहां पर m को तुम लिखोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां पर लिखोगे वॉल्यूम इनटू d/2, सॉरी ये सॉलिड की डेंसिटी और ये लिक्विड की डेंसिटी इनटू g। समझ में आया कि नहीं आया? उठा के इन सबको इसमें रख दो। FB अगर d/2 है तो VDG mg के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा कितना, mg/2 प्लस FV बराबर mg। तो FV बराबर क्या हो गया बेटा, mg माइनस mg/2, तो रिजल्ट आ गया तुम्हारा mg/2, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की, 8वें नंबर की तरफ। कह रहा है थिक करंट कैरिंग, यहां वायर होगा मेरे ख्याल से, वायर ऑफ रेडियस r कैरीज करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज। ये थिक करंट कैरिंग वायर को आप एक सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग इसमें 2 तरीके से रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं। जब हम बाहर की बात करेंगे यानी पॉइंट बाहर होगा तो इसको एक वायर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आती है μ0I/4πr, जहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन है रेडियस ऑफ सिलेंडर के, जो कि ये है बेटा, ठीक। लेकिन जब आप इनसाइड चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे बेटा, इनसाइड, तो इनसाइड अगर मान लो मैं कहीं यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगा सकते हैं, और जब एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाओगे तो तुमको ज़रूरत पड़ेगी करंट इनक्लोज की, और I इनक्लोज्ड जो है
जो आई इनक्लोज्ड है बेटा वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा करंट डेंसिटी से। मान लो इसकी करंट डेंसिटी कितनी है, जे। करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट पर यूनिट एरिया, तो इनक्लोज करंट कितना आ जाएगा बेटा, जे टाइम्स एरिया। सवाल उठा कि सर इसका एरिया कितना, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो आई इनक्लोज कितना आ गया बेटा आपका, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इनसाइड के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज अपने पास में है और वो है कितना बेटा, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। बी डॉट डी एल में इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1। बी और डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, एल, और उसकी वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई आर। आर से एक आर कट गया, पाई से एक पाई कट गया, बी बराबर आ गया आपका म्यू नॉट जे आर बाई 2। तो यहाँ से अगर तुम रिलेशन देखोगे तो जब आउटसाइड बात करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्स रिलेशन में आ रही है आर के, ये। और जब आप इनसाइड बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करेगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो यहाँ ऊपर में बना दे रहा हूं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, जो भी वेरिएशन हो रहा है बेटा वो सरफेस पर आकर हो रहा है। सरफेस से बाहर जब जा रहे हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद अंदर जब जा रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो चेक कर लीजिए जो ऑप्शन आपका इसमें सही है, ठीक है, जो ग्राफ ऐसा है वो सही है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। ऑप्शन इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि इसका वाला पेज फट गया था ऑप्शन वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं जो भी आएगा इसमें आंसर। तो जब लाइट रे बेटा नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो भाई वो सीधे आएगी, ठीक है, और सीधे यहाँ पर इंसिडेंट हुई। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा इस सरफेस पर, तो ये ऐसे आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 होगा तो ये कितना हो गया बेटा आपका 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका हो गया 30 डिग्री। इस नॉर्मल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। लाइट रे किससे जा रही बेटा, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर भगेगी, यानी ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो भाई कुछ करना नहीं है, स्नेल्स लॉ लगा दो, तुम्हें 2 मिनट के अंदर आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे n1 साइन आई बराबर n2 साइन ई, ठीक है। n1 साइन आई बराबर का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज √3, और इन एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने अभी बताया बेटा कितने डिग्री आया है 30 डिग्री, बराबर एयर है 1 हो गया, और एंगल ऑफ इमर्जेंस तो आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ √3 इंटू 1/2 बराबर साइन ई, तो साइन ई बराबर आ गया आपका √3/2, तो ई बराबर आ गया आपका 60 डिग्री। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग आपको दी गई है 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग दी गई है 52 डिवीज़न। आपको कह रहा है कि गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा इज। डायमीटर या कह सकते हो कि फाइनल रीडिंग जो आती है हमारी वो होती है MSR, यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल प्लस CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, या कह सकते हो सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट दिया नहीं गया है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग डाटा आपको दे दिया गया है
कि मेन स्केल का 1 mm 100 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग चला जा रहा है, तो लीस्ट काउंट बराबर हो जाएगा मेन स्केल पर लिया गया रीडिंग बटे सर्कुलर स्केल पर जो डिवीज़न है। तो ये आ गया आपका 0.01 mm। ठीक है, उठा के यहाँ पुट कर दो तो फाइनल रीडिंग तुमको मिल जाएगी बेटा। फाइनल रीडिंग बराबर MSR 0 mm बोल रहा है बेटा, सवाल में दिया गया है आपको, प्लस CSD 52 है इंटू 0.01 mm। सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 0.52 mm, लेकिन ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में जा रहा है तो 0.052 सेंटीमीटर। चेक कर लो, बी वाला सही है आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, ठीक है बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट while that of fragment is 8.5 mega electron volt. The total gain in binding energy in the process is। सिंपल सा सवाल है बेटा, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बराबर होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल मास नंबर, फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैगमेंट की बात कर लेते हैं। जो फ्रैगमेंट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फॉर फ्रैगमेंट और 2 फ्रैगमेंट्स हैं बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 एक फ्रैगमेंट की है, ठीक है, प्लस या एक की लिख लो बराबर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर, मेरे ख्याल से इसका 120 है। ठीक है, F लिख दे रहे हैं फ्रैगमेंट का। तो एक फ्रैगमेंट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई बेटा 120 इंटू 8.5। तो कितने फ्रैगमेंट है अपने पास? 2। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स Fs बराबर 240 इंटू 8.5 यानी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद अनफ्रैगमेंट सेक्शन की बात करें यानी न्यूक्लियस की, तो वो मेरे पास दी गई है कितनी? 7.6 बराबर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टोटल मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बराबर 7.6 इंटू 240। ठीक है, तो गेन कितना आएगा? तो गेन बराबर जो बड़ा है वो और छोटे को माइनस कर दो। तो बड़ा मेरे पास 240 इंटू 8.5 है बेटा, और छोटा मेरे पास 7.6 इंटू 240 है। 240 बाहर ले लो, बचा क्या? 8.5 और 7.6, ये मेरे ख्याल से आएगा 0.9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 6, ये आ गया 2160, पॉइंट लगा देंगे तो ये आ गया मेरा इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी गेन 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। और अगर मैं आंसर देखूं तो ये है बी ऑप्शन। ठीक है, चेक कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। तो देखो भाई, ऐसा है, पावर जो होता है उसको अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो हम एक लाइन बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और जितना भी काम करते हो सारा का सारा किस फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी की फॉर्म में।
यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। तो जो पावर होगी बेटा, जो एक्चुअल जनरेट पावर होगी, ओरिजिनल पावर, वो हो जाएगी आपकी m। चूँकि ये मास पर यूनिट टाइम है तो मैं लिख सकता हूँ 15, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 60, ठीक है। सर टाइम कहाँ गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क में तो W/T आता है बेटा, mgh इज एनर्जी और डिवाइडेड बाई सेकेंड आपका दिया गया है। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे ख्याल से आएगा 9000 वाट, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका 10% लॉस हो रहा है तो आउटपुट कितना आएगा। अरे 10% लॉस हो रहा है तो आउटपुट कितना आएगा, 90% आएगा बेटा, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है आउटपुट निकाल लेते हैं बजाय लॉस निकालने के। तो आउटपुट बराबर हो जाएगा 9000 का 90%। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 8100, ठीक है। या लिख सकते हो इसको 8.1 किलोवाट क्योंकि आंसर आपके किलोवाट में है और ये चौथा होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल 12 सवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, रे ऑप्टिक्स का सवाल है। रे ऑप्टिक्स में जो आपका सेक्शन है लेंस वाला, उससे क्वेश्चन है। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, पहला लेंस है हमारा यहाँ पर कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग है, एंड अ कॉनकेव लेंस बी, दूसरा लेंस है हमारा बेटा डाइवर्जिंग, ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then distance d in centimeter. अगर इस कॉम्बिनेशन की तुम बात करो बेटा तो इस कॉम्बिनेशन का u भी इनफाइनाइट है और v भी क्या है आपका इनफाइनाइट है, क्योंकि कह रहा है कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर। और कह रहा है कि आफ्टर फाइनल रिफ्रैक्शन लाइट रे भी क्या है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो भी पैरेलल है। तो इसका मतलब है इमेज भी कहाँ चली गई आपकी, इनफाइनाइट पे चली गई। आपसे कह रहा है कि भाई ऐसा करो, डिस्टेंस बता दो जितनी दूरी पर लेंसेज रखे हुए हैं। हमने कहा कोई समस्या नहीं है सर, पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा कन्वर्जिंग लेंस का सांकेतिक डायग्राम है यानी इंडिकेटर डायग्राम, और ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस का है यानी कि कॉनकेव का। इसकी नेमिंग बी है और इसकी नेमिंग क्या है बेटा ए। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, टेढ़ी हो सकती है, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। मान लो ये इनके बीच की दूरी हमने मान ली कितनी है बेटा, डी है। हमसे कहा गया कि एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आकर पहले लेंस पर इंसिडेंट होती है। तो भाई आपने अगर रे डायग्राम बनाना सीखा है तो आपको ये पता होगा कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर लेंस पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसके फोकस से पास करती है, यानी ये लाइट रे इसके फोकस से पास करेगी ही करेगी। मान लो कहीं यहाँ पर फोकस है इसका, ठीक ऐसे, और कह रहा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन भी ये क्या हो जा रही है बेटा, पैरेलल हो जा रही है, ठीक। तो इसका फोकस हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी दूरी कितनी बचेगी, d माइनस 20 सेंटीमीटर। कोई समस्या? तो भाई सेकेंड लेंस के लिए अगर मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज़ करूँ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो चूंकि कॉनकेव लेंस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी और वो होगी -1/5। बेटा v इनफाइनाइट है तो उसको इनफाइनाइट कर लेंगे, और u क्या होगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव विथ साइन रख रहे हैं, तो 1/u जो है वो d माइनस 20। सही है भाई। अब इसके बाद 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और आपका बचेगा -1/5 बराबर 1/d माइनस 20, ठीक। यहाँ कर रहे हैं बेटा,
तो आपका बचेगा -5 बराबर d -20। तो d बराबर कितना आ गया बेटा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर चौथा ऑप्शन है, टिक कर लीजिएगा और चेक भी कर लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला पोर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहता है कि लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सेंस। पहला ऑप्शन है लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस। लार्ज अपर्चर, तो भाई हमको एक अपर्चर के रिलेशन चाहिए। कह रहा है लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर। ठीक है भाई, अ लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स अ बेटर रिजोल्यूशन एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो मैग्निफिकेशन पावर होती है या मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है FO/FE। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के। जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा मैग्नीफिकेशन उतना ही बढ़िया होता है बेटा, और मैग्नीफिकेशन जितना बढ़िया होगा बेटा लाइट गैदरिंग पावर उतनी बढ़िया बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अपर्चर की बात करेंगे तो साथ में जो है लार्ज अपर्चर, इसमें भी क्वालिटी ऑफ इमेज एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अरे भाई जब ज़्यादा लाइट लेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा ना, बेटर रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, और बेटर रिजोल्यूशन की बात करें अगर हम, तो रिजोल्यूशन जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपर्चर के। ठीक है, मतलब इस रिलेशन से रिजोल्यूशन पावर बराबर A/1.22 लैम्डा करके आता है। तो इसमें ये अपर्चर होता है, तो अपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना बड़ा अपर्चर होगा बेटा उतना ही बढ़िया रिजोल्यूशन आपको मिलता है। ठीक, तो इसके तीनों सही हैं, इसलिए हम इस पर फोर्थ ऑप्शन टिक करके आएंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है बात। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।